हेलो एवरीवन, आई एम हकीम सकीना एंड वेलकम बैक टू विंगसेक उड़ान। सो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे, अच्छे से होंगे। तो आज जो फ्रेंड जो हमने क्या करना है, हम यूनियन बजट जो है वो हम आज स्टार्ट करेंगे। देखिए मैंने कैसे यूनियन बजट कैसे मैं आपको पढ़ाऊंगी। पहले मैं आपको कुछ बैकग्राउंड जो है वो बताऊंगी, क्योंकि मे बी JKSSB जो है वो वहाँ बैकग्राउंड से भी बहुत सारे क्वेश्चन जो है बनते हैं, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन जो है वो बैकग्राउंड से भी बनते हैं। और उसके बाद जो है हम कौन सा बजट स्टार्ट करेंगे, यूनियन बजट 2022, और देखेंगे 2021 से क्या जो है वो कंपेयर करके भी जो है थोड़ा कहीं कहीं पढ़ लेते हैं। ठीक, अब स्टार्ट करने से पहले जो है 1 मिनट, ओके, दैट इज यूनियन बजट। ओके, बैकग्राउंड देखते हैं। देखिए, बजट जो है ये ऑरिजिनेट हुआ है एक फ्रेंच वर्ड से, जिसको क्या कहते हैं, बगौत, विच मीन्स लेदर ब्रीफ केस। आपसे डायरेक्टली क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता, बजट वर्ड जो है वो किस वर्ड से जो है बेसिकली ऑरिजिनेट हो गया है। ठीक है, और क्या किससे हुआ है, फ्रेंच वर्ड से। एंड मीन क्या मतलब होता है उसका, दैट इज योर लेदर ब्रीफ केस। ठीक, देखिए बजट जो है वो दैट इज नॉट मेंशनड इन आवर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। बजट वर्ड जो है वो कहीं मेंशन नहीं है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। हाँ, बट जो आर्टिकल 112 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वो डील करता है एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जिसको हम कॉमनली क्या कहते हैं, बजट। ओके, यानी जो बजट जो है वो तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है, बट उसकी जगह क्या है, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट अंडर आर्टिकल 112 ऑफ योर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ओके, आगे चलते हुए देखिए बजट्स क्या करता है, बजट क्या करेगा, वो गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर बताएगा एंड गवर्नमेंट का रिसिपिएंट्स बताएगा, यानी गवर्नमेंट कितना खर्चा करती है और गवर्नमेंट को कितना आता है। ठीक है, ये हम इन अ फाइनेंशियल ईयर में ये हमें बजट में बताया जाएगा, या किसी भी स्कीम में कितना जो है गवर्नमेंट वो एक्सपेंडिचर अपना करती है और कितना जो है वो गवर्नमेंट को इनकम आता है। ठीक, और फिर उसके बाद जो है किस मिनिस्टर्स को कितनी जो है वो एलोकेशन ऑफ फंड्स किए हैं फॉर देयर एक्सपेंडिचर, ये सब कुछ जो है ये बजट में होता है। ठीक, अब हम देखते हैं आगे, पहला बजट जो इंडिया में है, 1 मिनट, okay, the first budget in India was represented by the British economist James Wilson। ठीक है, पहला बजट जो है इंडिया में वो किन्होंने किया रिप्रेजेंट पहली बार, जेम्स विल्सन, ईस्ट इंडिया कंपनी के थ्रू ऑन 18 Feb 1860। ठीक है, 18 Feb 1860 में पहला जो बजट जो है फ्रॉम ईस्ट इंडिया कंपनी से जो प्रेजेंट इंडिया में हुआ, दैट वाज किन्होंने किया था, जेम्स विल्सन ने, एंड ऑन 18 February 1860। देखिए ये जो जेम्स विल्सन है इनको कहा जाता है फादर ऑफ इंडियन बजट सिस्टम भी। ठीक है, बट कहीं पे जो है देखिए इनको क्यों कहा जाता है फादर ऑफ इंडियन बजट सिस्टम इन इंडिया, क्योंकि इन्होंने पहला बजट थ्रू ईस्ट इंडिया कंपनी जो है यहाँ लाया, दैट इज वाई इनको कहा जाता है। ठीक है, बट कहीं कहीं क्या है, PC मेलहन नोबिस को भी लिखा जाता है, बट असली जो है अगर हम देखा जाएगा जिन्होंने पहली बार जो है वो इंट्रोड्यूस किया बजट, दैट इज योर जेम्स विल्सन। ओके, देखिए इंडिपेंडेंट इंडिया का जब आजाद हो गया इंडिया, उसका पहला बजट जो है दैट किसने प्रेजेंट किया, RK शनमुखी शेट्टी, यानी RK शनमुखी शेट्टी जो है उन्होंने इंडिया का पहला वो फाइनेंस मिनिस्टर है जिन्होंने प्रेजेंट किया बजट ऑन द इंडियन इंडिपेंडेंस ऑन दिस इज बजट इंडिया, मतलब इंडियाज इंडिपेंडेंस का इन्होंने जो है वो बजट RK शनमुखन शेट्टी ने किया, कब, ऑन 26 नवंबर 1947। ओके, 1947 में। एंड यस, मैं ये सोच रही थी ये कहाँ गया। देखिए पहले जो जेम्स विल्सन मैंने कहा ये फर्स्ट पर्सन है जिन्होंने बजट जो है वो प्रेजेंट किया इंडिया का फ्रॉम ईस्ट इंडिया कंपनी। उस टाइम पे वाइसरॉय ऑफ इंडिया कौन थे, दैट इज यूर लॉर्ड कनिंग। लॉर्ड कनिंग की वाइसरॉयलिटी के दौरान जो है ईस्ट इंडिया कंपनी ने पहला अपना बजट किया। फिर इंडिपेंडेंट इंडिया का जो है वो किन्होंने किया, दैट इज RK शनमुखन शेट्टी ऑन 26 नवंबर 1947। और शेट्टी जो है, शनमुखन शेट्टी, इन्होंने पहली बार जो है वर्ड इंटरिम फर्स्ट टाइम यूज किया बजट में, कब, 1948 to 1949। ठीक है,
ये दो चीज हो गई, इंडिपेंडेंट इंडिया का इन्होंने किया एंड यूर ईस्ट इंडिया कंपनी का किन्होंने किया, जेम्स विल्सन। नाउ अगर आपसे पूछा जाएगा रिपब्लिक इंडिया का जो है बजट किन्होंने किया, देन आप दे देंगे जॉन मैथल। जॉन मैथल जो थे उन्होंने प्रेजेंट किया फर्स्ट बजट ऑफ रिपब्लिक इंडिया ऑन 28 फरवरी 1950। देखिए ये तीन अलग चीजें हैं। फर्स्ट किन्होंने प्रेजेंट किया, ईस्ट इंडिया कंपनी के टाइम, तब आप दे देंगे जेम्स विल्सन। फिर आपसे पूछा जाएगा कि किन्होंने इंडिपेंडेंट इंडिया का दिया, दैट इज यूर आर शनमुखन शेट्टी। फिर अगर आपसे पूछा जाएगा रिपब्लिक इंडिया का बजट किन्होंने पहली बार पेश किया, दैट इज यूर जॉन मैथल ऑन 28 फरवरी 1950। ओके, अब जो है इसमें देखिए एक और चीज जो है, 3 पीएम थे, 3 प्रधानमंत्री जो है इंडिया के रह चुके थे, उन्होंने प्रेजेंट किए बजट जब वो खुद पीएम थे। ठीक, तो उनमें से कौन थे, वरना बजट जो है वो कौन देता है, फाइनेंस मिनिस्टर। तो ये 3 ऐसे पीएम है जिन्होंने क्या किया, बजट जो है वो खुद ही तभी प्रेजेंट किया जब वाइल बीइंग द पीएम, दैट इज यूर जवाहरलाल नेहरू, राजीव गांधी एंड यूर इंदिरा गांधी। ठीक हुआ, ओके। देन इंदिरा गांधी जो है, शी वॉज द फर्स्ट वुमेन फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ आवर कंट्री। ये फर्स्ट वुमेन फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ आवर कंट्री कौन थी, दैट इज यूर इंदिरा गांधी। ठीक है, अगर आपसे पूछा अब जाएगा कौन से ऐसे हैं जिन्होंने प्रेजेंट किया बजट, सबसे ज्यादा किन्होंने किया बजट को प्रेजेंट, दैट इज यूर मोरारजी देसाई जो है, उन्होंने प्रेजेंट द मोस्ट नंबर ऑफ बजट्स किए, दैट इज 10 टाइम्स उन्होंने जो है वो बजट प्रेजेंट किया, 10 टाइम्स किया उन्होंने बजट प्रेजेंट। 4 टाइम्स उन्होंने तब प्रेजेंट किया जिस टाइम पे वो डिप्टी पीएम थे मोरारजी देसाई, एंड 6 बजट्स उन्होंने तब प्रेजेंट किया जब वो फाइनेंस मिनिस्टर थे, एंड 6 4 दैट इज यूर 10। ओके, और इसके बावजूद मोरारजी देसाई ने 2 इंटरिम बजट्स जो है वो भी लाई। अभी हम देखते हैं इंटरिम बजट्स क्या होती है, तो 2 इंटरिम बजट्स भी जो है इन्होंने लाई। ही वॉज ओनली फाइनेंस मिनिस्टर, ये सिर्फ एक ऐसे फाइनेंस मिनिस्टर थे जिन्होंने बजट को प्रेजेंट किया ऑन हिज 2 बर्थडे पे, दैट इज 1964 एंड 1968। तो आपसे पूछा जाएगा कि सबसे ज्यादा बजट जो है किन्होंने जो है वो ज्यादा प्रेजेंट किए, दैट इज यूर मोरारजी देसाई, एंड मोरारजी देसाई ने 10 टाइम्स किया, 4 टाइम्स कब किया जब वो वाइल डिप्टी पीएम थे, एंड 6 टाइम्स जब वो क्या थे, फाइनेंस मिनिस्टर। एंड मैंने आपको कहा इन्होंने 2 इंटरिम बजट्स भी लाई है, और उसके बाद इन्होंने 2 बर्थडेज पे जो है वो क्या किया है, प्रेजेंट किया है अपना, ओनली फाइनेंस मिनिस्टर है जिन्होंने अपने बर्थडे के दौरान जो है वो बजट प्रेजेंट किया। ठीक, आगे चलते हुए 1 मिनट देखिए अब इंटरिम बजट क्या होता है। इंटरिम बजट क्या होता है, इंटरिम बजट बेसिकली वो बजट होता है जब गवर्नमेंट, देखिए अगर इलेक्शंस आने वाले होते हैं और उस टाइम मतलब अगर जनरल इलेक्शन जो है होने वाले होते हैं और उस टाइम पे आपके पास इतना टाइम नहीं है कि आप क्या करोगे, आप फुल बजट जो है वो पेश करोगे, तो ऑनगोइंग इलेक्शंस के दौरान जो है हम क्या कर देते हैं, इंटरिम बजट जो है वो लाते हैं। देखिए इंटरिम बजट मीन्स दैट बजट इज प्रेजेंटेड बाय द गवर्नमेंट इन द पार्लियामेंट इफ इट डज नॉट हैव द टाइम टू प्रेजेंट अ फुल बजट। क्यों नहीं होता है टाइम, बिकॉज जनरल इलेक्शंस और अराउंड द कॉर्नर, ठीक है, वो होने वाले थे। और देखिए इंटरिम बजट को क्या कहा जाता है, मिनी बजट भी, एंड वोट ऑन अकाउंट। देखिए वोट ऑन अकाउंट अंडर आर्टिकल 116 क्या होता है ये वोट ऑन अकाउंट, जब आपको क्या चाहिए होता है, जब आपको इंटरिम बजट लाना होता है तो आपको वोट ऑन अकाउंट करते हैं ताकि डे टू डे जो खर्चे हैं, एक्सपेंडिचर्स है, ताकि उनको रन करने के लिए आपको, क्योंकि बजट जो है आगे वो पेश करनी है, दैट इज वोट ऑन अकाउंट, दैट्स अंडर आर्टिकल 116। ठीक, आगे चलते हुए ओके, देखिए पहले क्या होता था, पहले जनरल बजट एंड आपका जो रेलवे बजट था, पहले ये जो होता था, ये पहले 1924 में क्या हुआ, रेलवे बजट एंड इंडियन बजट जो है पहले ये इकट्ठे होते थे। बाद में 1924 में रेलवे बजट एंड यूनियन बजट को सेपरेट किया गया फर्स्ट टाइम। रेलवे बजट
और आपके दिस यूनियन बजट को सेपरेट किया फर्स्ट टाइम ऑन द रिकमेंडेशन गिवन बाय विलियम एक्वर्थ कमिटी इन 1923 में। विलियम एक्वर्थ कमिटी ने रिकमेंडेशन दी कि आप यूनियन बजट और आपका जो रेलवे बजट है इनको सेपरेट कीजिए, ठीक। तो कब उन्होंने 1923 में कहा, बट विद इन अ पीरियड ऑफ 1 ईयर 1924 में ये सेपरेट हो गए, ठीक। बट अभी 2017 में क्या हो जाता है, 2017 में रेलवे रिकंस्ट्रक्टिंग कमिटी जो है, याद रखना है इसको, रेलवे रिकंस्ट्रक्टिंग कमिटी अंडर बिबेक देब्रॉय ने वंस अगेन मर्ज कर दिया यूनियन बजट एज वेल एज यूर रेलवे बजट, ठीक। ये इसमें लिखा, यानी अगर आपसे पूछा जाएगा किस कमिटी के दौरान जो है रेलवे बजट एंड यूनियन बजट जो है वो सेपरेट हुआ, दैट इज विलियम एक्वर्थ कमिटी 1923 में रिकमेंडेशंस दी एंड 1924 में फुलफिल हो गई। और अगर आपसे पूछा जाएगा किस कमिटी के तहत जो है वो वंस अगेन मर्ज हो गई इन 2017, दैट इज यूर रेलवे रिकंस्ट्रक्टिंग कमिटी, ओके। देखिए अब क्या है, 2017 में क्या था, बजट प्रेजेंटेड हो जाता था एंड ऑफ फरवरी में, बट उसके बाद से जो है टिल, मैं कहती हूँ टिल 2017 से पहले जो है तब तक बजट प्रेजेंट हुआ जाता था एट द एंड ऑफ फरवरी। अब जो है वो पहले फर्स्ट वीक ऑफ फरवरी, अब जो है वो 1 फरवरी जो है वो बजट पास होता है, ठीक, प्रेजेंट हो जाता है। अब देखिए इनिशियली क्या होता था, या 1867 से पहले क्या होता था, हम जो फाइनेंशियल ईयर लेते थे वो हम लेते थे फ्रॉम 1 मई टू 30 अप्रैल लेते थे, 1 मई टू 30 अप्रैल, कब, प्रायर टू 1867। फिर 1867 से हमने क्या किया, टिल अभी तक यही चल रहा है, 1 अप्रैल टू 31 मार्च तक जो है हम वो फाइनेंशियल ईयर ले लेते हैं, ठीक हुआ। अच्छा, अब क्वेश्चन आपसे ये भी पूछा जा सकता है, कौन से ऐसे फाइनेंस मिनिस्टर है जिन्होंने बहुत शॉर्टेस्ट स्पीच दिया है बजट के टाइम पे, ठीक, दैट इज यूर हीराबाई एम पटेल। व्हाट ये इट इज इंपॉर्टेंट, हीराबाई एम पटेल फाइनेंस मिनिस्टर जो है जिन्होंने अभी तक का शॉर्टेस्ट बजट स्पीच दिया है, कब, 1977 में इन्होंने दिया, जो कितने वर्ड्स, स्पीच कितने वर्ड्स का था, 800 वर्ड्स, ज्यूरिंग मोरारजी देसाई की गवर्नमेंट थे एंड हीराबाई एम पटेल जो थे वो फाइनेंस मिनिस्टर थे, और उस टाइम पे उन्होंने शॉर्टेस्ट जो है बजट स्पीच दिया विच इज ऑफ ओनली 800 वर्ड्स का, ठीक है। अब जो है फिर आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि लॉन्गेस्ट टिल नाउ किन्होंने दिया है, अब हम वो पढ़ते हैं। देखिए जो निर्मला सीतारमण है, निर्मला सीतारमण होल्ड्स रिकॉर्ड फॉर द लॉन्गेस्ट बजट स्पीच इन्होंने दिया है, कब, पहले देखते हैं कितने वर्ड्स का, 13275 वर्ड्स ऑफ अबाउट 162 मिनट्स, 162 मिनट्स, 160 अगर आप 60 एंड यू आर 60 1 आवर एंड यू आर 42 मिनट्स पे आते हैं, दैट इज यू आर 2 आवर्स एंड 42 मिनट्स का दिया उन्होंने, निर्मला सीतारमण जी ने, उन्होंने होल्ड किया अपना स्पीच लार्जेस्ट अभी तक का, जो कब उन्होंने दिया 2020 के बजट में, 2020 टू 2021, दैट मीन्स बजट जो किसका था, कब का, 2020 का जो बजट था उसमें इन्होंने लॉन्गेस्ट स्पीच दिया जो 2 आवर्स एंड 42 मिनट्स का था, ठीक। और इनफैक्ट उन्होंने उस टाइम पे जो है 2 पेज जो है वो रिमेन ऐसे ही रखे, क्योंकि उनके कुछ हेल्थ इश्यूज थे उस टाइम पे, तो उन्होंने वो पढ़े नहीं, ठीक। She beats the record of जसवंत सिंह, देखिए अगर ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि इन्होंने किनका रिकॉर्ड जो है तोड़ा, दैट इज जसवंत सिंह, जिन्होंने दिया था 2 आवर्स एंड 15 मिनट्स का बजट स्पीच दिया था इन 2003 में इन्होंने दिया था। तो निर्मला सीतारमण वो बीट कर गई किनका रिकॉर्ड, दिस जसवंत सिंह का 2 आवर्स एंड 15 मिनट्स का। एंड मनमोहन सिंह ने भी लॉन्गेस्ट स्पीच दिया था इन 1991 अंडर नरसिम्हा राव गवर्नमेंट। तो अभी अगर आपसे पूछा जाएगा दैट इज यूर स्मॉलेस्ट कौन है, अभी तक का शॉर्टेस्ट कौन है, दैट इज हीराबाई एम पटेल, और कब दिया था 1977। और अगर आपसे अभी का पूछा जाए कि किसने जो है वो लॉन्गेस्ट दिया, दैट इज यूर निर्मला सीतारमण, ठीक। आगे चलते हुए, और ये इन्होंने 2020 का दिया, अभी का जो 2022 का वो नहीं है, दिस इज द फाइनेंशियल ईयर, 2020 में बजट लाया टिल 2021, दैट मीन्स ये लॉन्गेस्ट, ये हाँ, ठीक है। चलते हुए आगे, यूनियन बजट 2022। अब पहले
अब जो है ये तो बैकग्राउंड था। अब हम देखते हैं कि यूनियन बजट जो है 2022 उसमें क्या है, फिर उनके एरिया वाइज हम देखते हैं किस किस सेक्टर से क्या क्या मिला। देखिए निर्मला सीतारमण जो है उन्होंने प्रेजेंट किया यूनियन बजट 2022 इन पार्लियामेंट में 1 फरवरी 1 को, एंड उस दिन क्या था, ट्यूसडे। क्यों मैं आपको देखो ट्यूसडे इंपॉर्टेंट नहीं है, मे बी JKSSB पूछे, कुछ पता नहीं होता है, ठीक है ना। तो निर्मला सीतारमण ने 1 फरवरी को बजट जो है 2022 का पास किया, ट्यूसडे था उस दिन। शी हैज रिप्रेजेंटेड 4 बजट सो फार, अभी तक के उनके कितने बजट्स उन्होंने प्रेजेंट किए, 4th, ये जो 2022 का था ये 4th था। पहला 2019 में, दूसरा 2020 में, थर्ड इज योर 2021 एंड फोर्थ इज योर 2023, ठीक है। अब देखिए ये सेकंड पेपर, ये जो 2022 का जो था ये सेकंड पेपरलेस बजट था इन 2022। फर्स्ट पेपरलेस बजट कब दिया था, 2021। तो आपसे पूछा जाएगा अगर 2022 का जो बजट निर्मला सीतारमण जी ने पेश किया तो वो कौन सा वाला था, वो कौन सा कितने वाला पेपरलेस वाला था, वो सेकंड था, और इससे पहले कौन सा था, 2021 का, ठीक है। देखिए इस बार जो है 2022 का जो है, दिस वॉज हर शॉर्टेस्ट बजट स्पीच, उसका खुद का, न कि हीराबाई का कि उनके साथ कंपीट किया, ये खुद का जिन्होंने इनने 4 बजट्स अभी तक प्रेजेंट किए, बट इनमें से ये सबसे जो है शॉर्टेस्ट बजट स्पीच था, सो फॉर अबाउट 30 मिनट्स, सॉरी 90 मिनट्स, 90 मिनट्स इज योर 1 hour and 30 minutes, दैट इज रफली कितने 200 वर्ड्स। जो स्टार्ट होता है बजट सेशन, कब स्टार्ट होता है, सुबह 11 AM से, एंड उन्होंने कब तक कंक्लूड ऑनली किया, 12:30 PM, दैट इज वाई 1 hour and 30 minutes का था, ठीक है। इस बार का जो 2022 का, एंड 2020 का इनका लॉन्गेस्ट बना रिकॉर्ड होल्ड किया, एंड इस बार का इनका खुद का जो है वो शॉर्टेस्ट जो है वो रिकॉर्ड है, ठीक। अब देखिए कुछ वर्ड्स जो इनके पेपर्ड विद वर्ड्स लाइक, कौन कौन से वर्ड जो है इन्होंने ज्यादा इस्तेमाल किए, जैसे डिजिटल, इंफ्रास्ट्रक्चर, टैक्स, ठीक है, एंड इंडिकेटिंग द गवर्नमेंट फोकस ऑन योर इंफ्रास्ट्रक्चर की और ज्यादा फोकस एंड डिजिटाइजेशन। हम देखेंगे कि कितना डिजिटाइजेशन को जो है इम्प्रूव करने के लिए क्या क्या चीज़ें की है, या इंफ्रास्ट्रक्चर को बनाने के लिए जो है गति शक्ति जो स्कीम्स के थ्रू कौन कौन से जो है चीज़ें बनेंगी वो भी हम देखेंगे इसमें। एंड 2000 देखो जो ये 2022 बजट जो है दैट विल लेड द फाउंडेशन एंड represent blueprint of the Indian economy over the period of 25 years का अमृत काल मैंने पढ़ाया था आपको कि ये अमृत काल ऑफ द नेक्स्ट 25 years तक का होगा। जब मैं अमृत काल मैंने आपको कहा था, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब ने 75th इंडियन इंडिपेंडेंस डे के टाइम पे उन्होंने क्या कहा था, उन्होंने कहा था कि जो नेक्स्ट ईयर्स जो होंगे वो 25 ईयर जो होंगे उनको एज अ अमृत काल का जो है वो टैग दिया था। कब, आज़ादी के अमृत महोत्सव पे, तो ये मैंने आपको पढ़ाया हुआ है। तो इस बजट में भी जो है यही बोला गया है कि इट विल रिप्रेजेंट ब्लूप्रिंट ऑफ इंडियन इकोनॉमी ओवर द अमृत काल ऑफ कितने ईयर्स के लिए, 25 ईयर्स के लिए, जो फ्रॉम 75th इंडियन इंडिपेंडेंस यानी आज़ादी का अमृत महोत्सव से लेके 100th एनिवर्सरी इंडिपेंडेंस तक, तो हो गए 75 to 100 हो गए 25 ईयर, इसके लिए जो है ये 2022 के लिए बोला गया, ठीक, इस बजट में। अब हम आगे देखते हैं क्या क्या है इसमें। देखिए हाइलाइट्स पोर्शन क्या है। हाईलाइट पोर्शन आपने देखिए कुछ चीजें इंपॉर्टेंट होती है, जैसे आपको जरूरी नहीं है कि आपने अमाउंट सबसे ज्यादा याद रखनी है कितना, आपने सिर्फ कुछ एरियाज को जो है वो फोकस करना होता है। जैसे देखिए ग्रोथ रेट में क्या है, जीडीपी ग्रोथ रेट ऑफ द कंट्री हैज बीन एस्टिमेटेड, उन्होंने 2022 की कितनी एस्टिमेटेड लगाई, 9.27% जो है उन्होंने कहा हम जीडीपी का ग्रोथ रेट करेंगे, ठीक है, एंड इट इज हाईएस्ट अमंग मेजर इकोनॉमीज, अभी तक की जो है वो हाईएस्ट रही है मेजर इकोनॉमीज के अंडर। तो कितनी रखी है इन्होंने जीडीपी की ग्रोथ रेट, दैट इज योर 9.27, ठीक। बट हमारा होता है एक इकोनॉमिक सर्वे, वो भी हम देखेंगे, बट इकोनॉमिक सर्वे हैज
प्रिडिक्टेड, उन्होंने इकोनॉमिक सर्वे ने कितनी प्रिडिक्ट की है 8 to 8.5 जीडीपी ग्रोथ इन फाइनेंशियल ईयर 2023 जो स्टार्ट हो जाएगा अप्रैल 2022 टू टिल 2023। ठीक, इन्होंने बोला फाइनेंशियल ईयर जो 2023 है उसमें कितना हो जाएगा, उन्होंने ये प्रेडिक्ट किया। बट अभी जो है हम कितना बजट में बोला गया है, एस्टिमेशन लगाया 9.27%। यस, ठीक। अब देखिए इकोनॉमिक सर्वे क्या होता है, बेसिकली इकोनॉमिक सर्वे जो है ये हमारा एनुअल रिपोर्ट हमें दे देता है ताकि हम अंडरस्कोर करें किनको द कंडीशन ऑफ डिफरेंट सेक्टर्स को देखें कि उनका क्या है, उनकी कितनी जो है वो कंडीशंस कैसी है, एंड सजेस्ट रिफॉर्म, और हम उनको सजेस्ट रिफॉर्म करें ताकि आप कैसे इनको एक्सेलरेट करेंगे। देखिए पहले इकोनॉमिक सर्वे क्या होता था, ये प्रेजेंटेड अ डे बिफोर, पहले ये बजट के साथ ही पहले ही ये मतलब बजट और ये इकोनॉमिक सर्वे एक ही साथ आता था। बट अब क्या किया है, प्रेजेंटेड एट डे बिफोर अ बजट, अब ये प्रेजेंट किया जाता है इकोनॉमिक सर्वे डे बिफोर अ बजट, ताकि हमें ये रिपोर्ट बताता है क्या कंडीशंस है डिफरेंट जो सेक्टर्स की, उनके इकोनॉमी की क्या कंडीशन, और आप कौन से रिकमेंडेशन जो है उनको इंप्रूव करने के लिए कर सकते हैं। ठीक, अब देखिए प्रिपेयर्ड कौन करता है इकोनॉमिक सर्वे, चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर। बट इस टाइम पे जो है के सुब्रमण्यम जो है वो डिस्पोज ऑफ हुए थे इस पोस्ट से, और उसके बाद जो है पोस्ट तब खाली थी, तो अभी अभी बढ़ गई चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर की। तो उस टाइम पे इस 2022 का किन्होंने प्रिपेयर किया था इकोनॉमिक सर्वे, दैट इज प्रिंसिपल इकोनॉमिक एडवाइजर ने। ठीक, तो हमने देखा जीडीपी ग्रोथ रेट आपने रखना है कितना, एस्टिमेट किया 9.27, बट इकोनॉमिक सर्वे जो 2023 का बताते हैं 2022 टू मार्च 2023 वो बोलते हैं 8 to 8.5%। ठीक है, अब देखते हैं हम फिजिकल डेफिसिट। देखिए फिजिकल डेफिसिट आप ऐसे इनको मोटा मोटा समझिए कि फिजिकल डेफिसिट क्या होता है। फिजिकल डेफिसिट होता है कि अगर गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर जो टोटल एक्सपेंडिचर समझिए कि जितना खर्चा करता है, सपोज करो 10 रुपए, गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर जो है सपोज कीजिए 10 रुपए है। ठीक, और उसको जो रेसिपिएंट्स होते हैं कि जो उनको आता है वो जैसे सपोज कीजिए 8 रुपीज है, तो खर्चा किया 10 रुपए और आया कितना, सिर्फ 8 रुपए, तो जो 2 रुपीज है दैट इज द डेफिसिट। ठीक है, इस तरीके से। अब देखिए टोटल एक्सपेंडिचर जो है इस बार के बजट का वो लगाया है ₹39.45 लाख लगाए हैं। ठीक है, और आएगा कितना 22.84, दैट मीन्स फिजिकल डेफिसिट है, देखो लगाया एक्सपेंडिचर जो है दैट इज ₹39.45 लाख करोड़, बट टोटल रेसिपिएंट्स एस्टिमेशन इज 2.84 लाख करोड़, तो कितना है 6.4% जो है आपका वो फिजिकल डेफिसिट रहेगा फॉर 2022-2023। सिंपल सी बात है ना, आपने इस साल का जो है फिजिकल डेफिसिट याद रखना है, वो कितना है 6.4%। अर्लियर पहली बजट में कितना था जो 2021 में आया था, उसमें 6.9% था। इस बार जो है थोड़ा सा वो कम किया, बट आप ये बहुत रकम होती है 6.4% ऑफ योर जीडीपी। ठीक है, ये बहुत बड़ी रकम है। तो हमारा फिजिकल डेफिसिट इस बार का 6.4% रहेगा, बट इससे पहले कितना था हमारा 6.9%। बेशक अगर आप इनको नहीं भी याद रखेंगे इट इज नॉट इंपॉर्टेंट, बट आपका इंपॉर्टेंट जो है दैट इज दिस। ठीक, अब देखिए कैपिटल एक्सपेंडिचर। कैपिटल एक्सपेंडिचर जो एसेट्स की जनरेशन के लिए, चीजों की जनरेशन के लिए हम जो खर्चा करेंगे वो कितना है 1.068 लाख करोड़ है फॉर 2023, दैट मेक्स अबाउट 4.1% ऑफ योर जीडीपी। जितना आपका जीडीपी है उसका जो है 4.1% जो है दैट इज योर कैपिटल एक्सपेंडिचर। ओके, अब देखिए इनडायरेक्ट टैक्सेस में जो है जीएसटी आपका, ठीक है, जो ग्रॉस जीएसटी कलेक्शन जो है इस बार की हाईएस्ट हुई है जनवरी के मंथ की, कितनी 1,40,986 करोड़ हुई है, जो हाईएस्ट है सिंस द इंसेप्शन ऑफ द टैक्स ऑन जो जीएसटी का आया था 1 जुलाई 2017 में। ये उसका सबसे ज्यादा अभी तक का फ्रॉम इंसेप्शन ऑफ योर जीएसटी
अभी तक का जो है ये हाईएस्ट रहेगा आपका इनडायरेक्ट टैक्स। कितना वो कलेक्ट हुआ जीएसटी अभी जनवरी के मंथ में, दैट इज वर 1,40,986 करोड़। ठीक, अब देखिए, अब हमारे इंपॉर्टेंट एरियाज आ रहे हैं, एग्रीकल्चर जैसे आएगा, डिजिटाइजेशन आएगा। अब देखते हैं एग्रीकल्चर के लिए क्या है। एग्रीकल्चर सेक्टर में क्या है, अकॉर्डिंग टू इकोनॉमिक सर्वे रिपोर्ट जो है उन्होंने बोला एग्रीकल्चर जो है इस बार लीस्ट हिट हुआ है। देखिए आपको पता है 70 to 75% ऑफ इंडिया इज एग्रेरियन, तो ये तो ऑब्वियस है कि ये लीस्ट हिट हो गया है इस बार। देखिए इन 2020 to 2021 पॉपुलेशन भी तो ज्यादा है, उस हिसाब से देखो ना, इन 2021 एग्रीकल्चर ने कितना ग्रोथ किया था 3.6, यानी 2020 के बजट में एग्रीकल्चर, ये इकोनॉमिक सर्वे कहता है 2020 के बजट में एग्रीकल्चर ने ग्रोथ 3.6 किया था एंड 2021 में कितना किया 3.9%। ठीक, अब देखिए क्या कहा गया, जो रबी सीजन्स के जो क्रॉप है दैट इज वीट, वीट की प्रोक्यूरमेंट एंड खरीफ सीजन में पैडी आ जाता है ना, रबी में कौन सा आता है वीट एंड खरीफ में पैडी, इन दोनों की प्रोक्यूरमेंट जो है वो कवर करेगी 1208 लाख मीट्रिक टन्स करेगा कवर, कितने फार्मर से 163 लाख फार्मर से, और इनको कितना जो है एमएसपी देगा, यानी मिनिमम सपोर्ट प्राइस कितना, इनको डायरेक्ट ट्रांसफर कितना हो जाएगा टोटल में 2.37 लाख करोड़ जो है वो डायरेक्ट बेनिफिट हो जाएगा एमएसपी वैल्यू ऑफ देयर अकाउंट्स में। यानी सिंपल सी बात है, ये क्या करेंगे, प्रोक्यूरमेंट ऑफ योर व्हीट एंड द पैडी करेंगे विच इज खरीफ एंड द रबी एंड द खरीफ क्रॉप, उनमें कितना एरिया जो है वो कितना आएगा 1208 लाख मीट्रिक टन्स इतने फार्मर्स से, और उनको कितना एमएसपी मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो है कितना मिलेगा 2.37 लाख करोड़। ठीक है, और इंटरनेशनल ईयर ऑफ द मिलेट्स जो है वो कब कहा गया, मिलेट इज योर जॉवर बाजरा, दैट इज खरीफ क्रॉप है ना, तो कब किया है उसको इंटरनेशनल ईयर ऑफ द मिलेट्स किसको कहा गया 2023 को जो है वो इस बजट में बोला गया। ठीक, अब देखते हैं मेन जो एग्रीकल्चर में क्या क्या किया गया। यस, देखिए केन बेतवा जो है लिंकेज प्रोजेक्ट वुड बी इम्प्लीमेंटेड, ऑलमोस्ट कितना उनको दिया गया 44605 करोड़, जिसमें से जो रियल एस्टेट है इतना टोटल दिया गया। ठीक है, जिसमें से रियल एस्टेट को कितना दिया गया 43,000 करोड़ फॉर 2021 एंड अभी जो बजट के लिए कितना दिया 1400 करोड़ जो है वो दिया गया 2022 के बजट में। सिंपल सी बात है, केन बेतवा प्रोजेक्ट जो है उनका कितना रखा था टोटल, इन्होंने 44, ठीक है, मतलब 44,605 करोड़ रखा था, आउट ऑफ विच 43 इनको दिया था 43,000 2001 में एंड 1400 करोड़ जो है वो कब दिया गया दैट इज 2022 के बजट में। ठीक है, ये क्या करेगा, इट विल बेनिफिट 9.0 लाख हेक्टर्स ऑफ फार्मर्स को ये हेल्प करेगा ऑफ देयर रीजन विद इरिगेशन फैसिलिटीज। ठीक है, जब इरिगेशन होगा तभी एग्रीकल्चर में जो है वो बूस्ट मिल जाएगा, गिविंग ड्रिंकिंग वाटर टू 62 लाख पीपल्स एंड जनरेट करेगा, क्योंकि ये बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है केन बेतवा, एंड ये जनरेट करेगा पावर ऑफ अराउंड, हाइड्रो के लिए कितना करेगा दैट इज योर 103 मेगावाट एंड सोलर के लिए कितना करेगा 27 मेगावाट। ओके, अब देखिए इन्होंने इसमें क्या कहा गया, एक तो केन बेतवा का हमें इंक्लूड आया। अब देखते हैं केमिकल्स की, इसके के लिए केमिकल फ्री नेचुरल फार्मिंग जो है, केमिकल फ्री नेचुरल फार्मिंग यानी ऑर्गेनिक फार्मिंग जो है उसको बूस्ट करने, प्रमोट करने के लिए थ्रू आउट द कंट्री विद अ फोकस ऑफ फार्मर लैंड, कितना हर फार्मर के लैंड पे 5 किलोमीटर्स के फार्मर के लैंड पे अलोंग द रिवर गंगा एट फर्स्ट स्टेज पे किया जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन आपको ये भी आ सकता है, पहली स्टेट कौन सी जो है वो ऑर्गेनिक बनी दैट इज योर सिक्किम, एंड कौन सी यूटी फर्स्ट जो है वो ऑर्गेनिक बनी दैट इज योर लक्षद्वीप, एंड कौन सी कंट्री अभी तक की है दैट इज योर भूटान, एंड अभी अभी अगर आपने देखा होगा करंट अफेयर्स में जो लद्दाख है दैट हैज साइन्ड द मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग किनके साथ, सिक्किम के साथ, टू बिकम ऑर्गेनिक इन 2025 तक। ठीक, ये चीजें जो है वो एग्रीकल्चर में इन्होंने बोली, एंड वो याद रखना जो एमएसपी है ना दैट इज इंपॉर्टेंट।
ओके देखो डिजिटाइजेशन में क्या उन्होंने कहा है, डिजिटाइजेशन जो है, डिजिटाइजेशन मीन्स कि आपने पूरा जो है इंडिया डिजिटलाइज करना है, क्योंकि मैंने कहा फोकस भी जो है दैट वाज ऑन डिजिटाइजेशन इंफ्रास्ट्रक्चर। तो डिजिटाइजेशन में क्या कहा गया, दिस इज 5G नॉट SG। 5G स्पेक्ट्रम जो है उसको ऑक्शन हो जाएगा, वो नीलाम हो जाएगा कब, 2022 में। बट 5G जो है वो स्टार्ट कब हो जाएगा, 2023 में जो है आपका 5G आ जाएगा। ठीक, इस बजट में कहा गया एंड ऑप्टिकल फाइबर विल रीच एट द विलेज ऑफ द कंट्री बाय 2025 तक जो है ऑप्टिकल विलेज जो है ऑप्टिकल फाइबर जो है वो विलेज में पहुंच जाएंगे 2025। कौन करेगा, भेजेगा, भाई भारत नेट प्रोजेक्ट। ठीक है, यानी 5G स्पेक्ट्रम जो है उनको ऑक्शन 2022 इस साल हो जाएगा, और फिर जो है 5G स्पेक्ट्रम जो है वो कब आएगा, 2000 स्टार्ट हो जाएगा 2023 में। और ऑप्टिकल फाइबर जो है वो रीच कहेंगे हर एक विलेज में, कब तक, 2025 तक। कौन उनको करेगा, भाई भारत नेट प्रोजेक्ट। ओके, और जो आपका पासपोर्ट है, इशुवेंस ऑफ चिप बेस्ड पासपोर्ट आपको किया जाएगा फ्रॉम 2022 टू 2023 एंड बोला गया 2047 तक जो है आपका जो हाफ ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया विल लिव इन सिटीज। यहाँ विल लिव इन सिटीज का मतलब है पूरी तरीके से जो हाफ ऑफ द पॉपुलेशन जो है वो डिजिटलाइज्ड हो जाएगी। ठीक, फिर उसके बाद जो है पोस्ट ऑफिस जो है, कितने पोस्ट ऑफिस, 1 ये डिजिटाइजेशन में ही सारा हमारा चल रहा है। डिजिटाइजेशन में क्या कहा गया, 1.5 लाख पोस्ट ऑफिस जो है उनको डिजिटलाइज्ड किया जाएगा, यानी कोर बैंकिंग सिस्टम, यानी कोर बैंकिंग सिस्टम इन द सेंस के जितने भी अकाउंट्स है, पीपल के अकाउंट्स है इनमें पोस्ट ऑफिस में, वो ऑनलाइन हो जाएंगे। वो ट्रांसफर ऑफ मनी जो है फ्रॉम पोस्ट ऑफिस टू योर अदर बैंक्स जो है वो ईजिली कर दे। ठीक है, और उसके बाद 75 डिजिटल बैंक्स जो है उनको क्या किया जाएगा, टू स्टार्ट प्रमोटिंग डिजिटल पेमेंट। ओके, और वन मोर इंपॉर्टेंट, क्रिप्टो करेंसी में देखिए क्या हुआ है, आरबीआई ने बोला कि आरबीआई इश्यू करेगा एक क्रिप्टो करेंसी इन द फॉर्म ऑफ योर डिजिटल रुपी में यूजिंग ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी दैट विल बूस्ट इकोनॉमी। ठीक है, क्या करेगा आरबीआई, कौन सी क्रिप्टो करेंसी या ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के थ्रू कौन सी जो है इशू करेगा कॉइन, दैट इज योर डिजिटल रुपी। ओके, एंड इनकम, और जो अगर आपने क्रिप्टो करेंसी या एनएफटी से इनकम जो है वो आपको मिल जाता है फ्रॉम ट्रांसफर ऑफ एनी वर्चुअल डिजिटल एसेट, तो आपको कितना उसके लिए टैक्स पे करना पड़ेगा, 30%। और वैसी बात है, जब भी कभी ट्रांसफर ऑफ इनकम ऑफ यूर जो है वो क्रिप्टो करेंसी हो जाएगी तो उस पर जब आपको टैक्स लगेगा वो किसको जाएगा, इसको आरबीआई को जाएगा। तो कहीं ना कहीं जो है हमारी इकोनॉमी जो है इससे तो बूस्ट अप हो जाएगी। ठीक, आगे चलते हुए देखिए अब इंफ्रास्ट्रक्चर को क्या किया गया। इंफ्रास्ट्रक्चर जो है अंडर पीएम गति शक्ति स्कीम ड्राइवन बाय 7 इंजन्स। पीएम गति शक्ति स्कीम आपको पता है जिसमें 7 इंजन्स है। कौन कौन से आ जाएगा इसमें, आपके रेलवेज, रोडवेज, वाटरवेज, है ना, आपके पोर्ट्स आ गए। इसी तरह जो है ये 7 इंजन जो है टोटल करके जो है ये इनका एक गठबंधन है ना। तो ये क्या करेंगे, ये नेशनल हाईवे नेटवर्क जो है वो एक्सपैंड करेंगे, कितना, 25,000 किलोमीटर्स जो है ये बढ़ा देंगे। और इसमें कितनी एलोकेशन हो जाएगी, 20,000 करोड़ की हम एलोकेशन करेंगे, जिस एलोकेशन की वजह से हम कितना एक्सपैंड करेंगे ये नेशनल हाईवे का स्ट्रेच एरिया, दैट इज 2500 किलोमीटर्स। एंड ये किस लिए हम करते हैं, इट इज फॉर द फास्टर मूवमेंट्स ऑफ पीपल एंड द गुड्स हो जाए। ठीक, ये चीज। दूसरी चीज क्या कर रहे हैं हम, 100 पीएम गति शक्ति कार्गो टर्मिनल्स बनाएंगे। कितने, 100 कार्गो टर्मिनल्स जो है वो डेवलप हम करेंगे नेक्स्ट 3 इयर्स में। ये इसमें इंफ्रास्ट्रक्चर में कहा गया। एंड 400 न्यू जनरेशन जो है, कितने, 400 वंदे भारत ट्रेन जो है वो हम एस्टैब्लिश कर देंगे। ये इस बजट में बोल दिया गया। ठीक है, और इसके अलावा जो है सोलर के लिए देखते हैं क्या बोला गया। सोलर के इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए 1 मिनट, ओके वो आ गया है, पहले ये देखते हैं। देखिए इसी में इंफ्रास्ट्रक्चर के अंडर ही जैसे रेलवेज, इसमें रोडवेज, रेलवेज, नेशनल हाईवेज, वाटरवेज। रेलवेज के लिए क्या बोला, कवच, दैट इज योर TCAS यानी ट्रेन
कोलिजन अवॉइडेंस सिस्टम, आपको पता है, या उसको क्या कहा जाता है, एटीपी, ऑटोमेटिक ट्रेन प्रोटेक्शन। ये इसलिए लाया गया, चाहे आप उसको कवच पढ़ो, चाहे TCAS यानी ट्रेन कोलिजन अवॉइडेंस सिस्टम, या एटीपी ऑटोमेटिक ट्रेन प्रोटेक्शन। ये क्या करेगा, ये जो है ये जीरो एक्सीडेंट्स जो है वो प्रमोट करेगा कि ताकि जीरो एक्सीडेंट्स हो जाए रेलवेज में। बेसिकली इसमें जो है सैटेलाइट इमेजिंग के थ्रू जो है वो 2000 किलोमीटर्स का स्ट्रेच एरिया लिया जाएगा जो अंडर सर्वेलेंस ऑफ यूर सैटेलाइट रहेगा, ताकि अगर ये पहले ही अलार्म कर दे कि ये ऑटोमेटिकली जो है अगर एक ट्रेन जो है वो आ रही है और दूसरी ट्रेन आ रही है सेम पाथ पे, तो ये पहले ही जो उसको मॉनिटर करके उनको जो है वो हॉल्ट कर दे, ठीक, ताकि क्या हो जाए, जीरो एक्सीडेंट्स। देखते हैं आप, कवच या TCAS और ATP will help the railways to achieve the goal of zero accidents under it 200 किलोमीटर्स जो है comes under satellite connection, ताकि वो पहले ही जो है वो इसको हॉल्ट करे, ठीक। वन स्टेशन एंड वन प्रोडक्ट कंसेप्ट फॉर रेलवेज लाया गया ताकि ये हेल्प करेगा लोकल बिजनेसेस को एंड यूर चेन सप्लाई को, ठीक। चलते हुए आगे, क्योंकि वन स्टेशन वन प्रोडक्ट, एक स्टेशन पे एक प्रोडक्ट होना चाहिए, क्योंकि उसकी वजह से लोकल बिजनेसेस को भी हेल्प और सप्लाई चेन भी जो है वो स्मूथली जो है वो मॉनिटर हो जाएगी, ठीक है। अब आगे चलते हुए एनवायरमेंट, एनवायरमेंट के लिए क्या किया, देखिए एनवायरमेंट के लिए क्या किया, एडिशनल एलोकेशन ऑफ 19500 करोड़ दिए गए फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सोलर मॉड्यूल्स, जो कितना यानी डोमेस्टिक पावर थ्रू सोलर प्लांट बाय 2020 तक, कितना वो गीगावाट का होगा, दैट इज यूर 280 गीगावाट का डोमेस्टिक पावर होगा थ्रू सोलर प्लांट बाय 2030, और एलोकेशन कितना किया, 19,500 करोड़, 19,500 करोड़। देखिए पीएम आवास योजना के लिए क्या बोला गया, पीएम आवास योजना जो है उसके लिए बोला गया, देखो पीएम आवास योजना जो है दैट इज टू गिव द अफोर्डेबल हाउसेस, है ना, तो उसके लिए एलोकेशन कितना दिया जाएगा, 48,000 करोड़ दिया जाएगा फॉर योर फाइनेंशियल ईयर 2022 टू 2023, और उसमें कितने बेनिफिशरीज इस अमाउंट से जो है वो आ जाएंगे, दैट विल कवर 80 लाख अफोर्डेबल हाउसेस जो है वो कंप्लीटेड हो जाएंगे 2022 टू 2023, और एलोकेशन कितनी होगी, 48,000 करोड़। अब आ जाता है फिर एसेस टू टैप वाटर, उसके लिए कितना दिया गया है, 60,000 करोड़ जो है वो दिया गया, एंड वो कितनों को कवर करेगा, 3.8 करोड़ हाउस होल्ड्स जो है वो उसमें कवर हो जाएंगे, ठीक। अब देखते हैं डायरेक्ट टैक्स स्लैब। देखिए जो डायरेक्ट टैक्स होता है हमारा, चाहे वो पर्सनल इनकम हो, चाहे वो हमारा स्लैब इनकम टैक्स हो, देखिए 2020 में जो है डिड नॉट गिव एनी रिलीफ टू द टैक्स पेयर्स, इन्होंने रिलीफ टैक्स पेयर्स को नहीं दिया हु इज पेइंग इनकम टैक्स, नीदर एनी कंसेशन इन द रेट्स ऑफ पर्सनल इनकम टैक्स नॉर इन द स्लैब्स ऑफ इनकम टैक्स, किसी में जो है इन्होंने राहत नहीं दी। हाँ अलबत्ता इन्होंने क्या किया, जो नेशनल पेंशन स्कीम है, जो नेशनल पेंशन स्कीम है, द लिमिट ऑफ टैक्स रिलीफ ऑन एनपीएस इंक्रीज्ड फ्रॉम 10 to 14% जो है वो इंक्रीज की गई फॉर स्टेट एम्प्लॉयज के लिए, सो दैट दे कंपेयर विद द सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय। अब देखिए ये क्या है, बेसिकली नेशनल पेंशन स्कीम कैसी है, देखिए ये जैसे सपोज कीजिए एक एम्प्लॉय है, स्टेट एम्प्लॉय, ठीक है, स्टेट एम्प्लॉय है, इनकी जो पे होती है उनमें से पहले क्या करता था, 10% जो है वो कटता था, इनकी जो है पे से कटता था 10% एम्प्लॉय काटता था एंड 10% जो है वो गवर्नमेंट काटता था, ठीक। बट सेंटर में क्या होता था, सेंटर में जो है सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करती थी, दिस इज नॉट एम्प्लॉय दिस इज गवर्नमेंट, ये स्टेट गवर्नमेंट में 10% एम्प्लॉय से कट जाती थी उनके सैलरी से एंड 10% गवर्नमेंट काट देती थी, ताकि जो है उनको फिर लास्ट में जो है वो पेंशन बेनिफिट के लिए, ठीक है। एंड सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करती थी, वो दिस 10% जो है वो एम्प्लॉय से काटती थी एंड 14% जो है वो गवर्नमेंट काटता था, ठीक है। अगर उनको सपोज करो 10,000 कटता था तो गवर्नमेंट जो है उसका 14,000, इस तरीके से उसकी सैलरी से 14,000। अब क्या किया गया,
जो स्टेट गवर्नमेंट्स के एम्प्लॉयज है, अब उनको गवर्नमेंट कितना करती थी 10%, अब गवर्नमेंट जो है वो 14% जो है अपने से काटे के इनको डाल देगी। वही है ताकि ये किन के साथ आ जाए, दे विल कम पार विद द सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय से, ताकि स्टेट गवर्नमेंट के एम्प्लॉय जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉय के साथ जो है वो एट इक्वल स्टेटस पे आ जाए। ठीक है, दैट मीन्स 10 पहले गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट जो है वो 10 ही काटता था अपने से, तो अब स्टेट गवर्नमेंट जो है वो 14% जो है वो काटेगा फॉर स्टेट एम्प्लॉयज के लिए। ठीक, अब आता है कॉर्पोरेट टैक्स। दिस इज नॉट कॉर्पोरेट लॉ, इट इज कॉर्पोरेट टैक्स। कॉर्पोरेट टैक्स जो है, देखिए कॉर्पोरेट टैक्स जो है वो रिड्यूस किया है 18% से 25%, बट कॉर्पोरेट सरचार्ज जो होता है ये बेसिकली एडिशनल टैक्स जो है वो किया जाता है, उसको रिड्यूस किया गया है 12% टू 7%। ओके, अब देखिए कस्टम ड्यूटी अगर हम देखेंगे, कस्टम ड्यूटी में कस्टम ड्यूटी ऑन कट एंड पॉलिश्ड डायमंड्स या जेम्स जो है उनको कितना रिड्यूस किया 5%, या कस्टम ड्यूटी ऑन इमिटेटेड ज्वेलरी एंड केमिकल्स इसको भी रिड्यूस किया गया, एंड बट एट द सेम टाइम जो कस्टम ड्यूटी ऑन अम्ब्रेलाज जो है वो रेज्ड हुआ या रोज हुआ कहाँ तक 20% तक। ठीक, यानी अगर हम देखेंगे जो कस्टम ड्यूटी कट पॉलिश्ड जेम्स है उनको रिड्यूस किया है 5%, और आपने याद रखना है जो अम्ब्रेलाज की जो कस्टम ड्यूटी है दैट इज रेज्ड टू 20%। ठीक, अब आगे हम बढ़ते हैं इंपोर्ट ड्यूटी। देखिए पहले जो इंपोर्ट ड्यूटी लगती थी ना कैपिटल गुड्स पे, वो नहीं होती थी, वो एग्जेम्प्ट किया जाता था। मतलब जो इंपोर्ट ड्यूटी है कैपिटल गुड्स पे, पहले जो इंपोर्ट ड्यूटी होती थी कैपिटल गुड्स पे वो एग्जेम्प्टेड होती थी, वो कुछ नहीं लगती थी। बट अब वो चीज़ रिमूव करके कितना अब लगेगा, अब जो है वो नाउ इंपोर्ट ड्यूटी ऑन कैपिटल गुड्स वो कितना है एट द 7% जो है वो लग जाएगा। ठीक है, फिर आता है हमारा सर्विस सेक्टर। सर्विस सेक्टर जो है वो कितना एस्टिमेटेड क्या उसकी ग्रोथ रखी है 8.2% ऑन 2020 टू 2023, एंड इंडस्ट्रियल ग्रोथ जो है वो 11.8% जो है वो रखी है 2022 यानी 2022 के बजट में। ये कुछ पैरामीटर्स होते हैं, सॉरी आई मीन से ये कुछ जो है वो फैक्चुअल इंफॉर्मेशन होती है, इनको आप कहीं पे नोट डाउन भी करेंगे तो बहुत काम आ जाते हैं ये ऐसे राइटिंग या कुछ और में भी, या ऐसे भी जो है कभी पूछा जा सकता है। ठीक है, अब देखिए MSMEs के लिए क्या किया, यानी माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस के लिए क्या किया, 60,000 करोड़ जो है वो एलोकेट किया जाएगा इनके लिए, MSMEs के लिए, ताकि वो इम्प्रूव हो जाए नेक्स्ट 5 ईयर्स में जो है वो इम्प्रूव किएगा। और कितना एलोकेशन इनके लिए कि MSMEs के लिए बजट में 60,000 करोड़। अब देखिए इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट जो है ये 2021 का जो है वो बोला गया है, इम्पोर्ट आर एक्सपेक्टेड टू ग्रो 29.4% एंड एक्सपोर्ट जो है वो 16.5% से जो है वो ग्रो हो गए हैं 2021 के हिसाब से। ये इकोनॉमिक सर्वे का जो है वो आपका एस्टिमेट बता रहे हैं। ठीक, अब आता है PLI स्कीम। PLI क्या है, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम, यानी अगर जितनी ज़्यादा आप प्रोडक्शंस करोगे उतना जो है वो आपको इंसेंटिव जो है वो मिल जाएगा, दैट इज प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव, यानी जितना प्रोडक्शन उतनी आपका इंसेंटिव। ठीक है, उस ये ज़्यादातर बेसिकली इलेक्ट्रिसिटीज जैसे है या आपके सेमीकंडक्टर्स है, इनमें जो है ज़्यादातर जो है वो मिल जाता है। देखिए इसकी वजह से क्या हो जाएगा, जब आप बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन करोगे उसकी वजह से जो है आपको लेबरर्स या बाकी जो एम्प्लॉयज़ की ज़रूरत होगी, तो कहीं ना कहीं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ये जॉब क्रिएशन भी कर देता है ये PLI स्कीम। देखिए 60 इसके तहत PLI के तहत 60 लाख न्यू जॉब्स क्रिएटेड इन नेक्स्ट 5 ईयर्स में, नेक्स्ट 5 ईयर्स में 60 लाख जॉब्स जो है वो क्रिएट की जाएगी अंडर PLI स्कीम, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम। 14 सेक्टर्स ऑफ अचीविंग विजन ऑफ आत्मनिर्भर भारत, और 14 सेक्टर्स जो है वो अचीव कर रहे हैं विजन ऑफ आत्मनिर्भर भारत। एंड
एडिशनल प्रोडक्शन कितने की, मतलब उन्होंने उनको एलोकेशन कितना किया ताकि आप एडिशनल प्रोडक्शन कीजिए, ₹30 लाख करोड़। जब उनको एडिशनल प्रोडक्शन फॉर एलोकेशन किया कि 30 लाख करोड़, उनकी वजह से क्या हो गया, वो रॉ मटेरियल भी उतना मंगवाएंगे। जब वो रॉ मटेरियल उतना मंगवाएंगे तो ऑटोमेटिकली जो है वो प्रोडक्शन ज़्यादा हो जाएंगे, उनको एम्प्लॉयज़ ज़्यादा चाहिए, उससे ऑलरेडी क्या हो जाएगी 60 लाख न्यू जॉब्स की जो है वो क्रिएट हो जाएंगे। एंड क्या बन जाएगा, अचीविंग क्या हो जाएगा हमारा विजन, आत्मनिर्भर भारत। ओके, अब देखिए डोमेस्टिक सेक्टर्स को देखिए, हम जो डिफेंस सेक्टर में क्या आता है, डिफेंस सेक्टर जो है हम बहुत ज़्यादा जो है वो इंपोर्ट करते हैं डिफेंस के इक्विपमेंट्स। तो इस बार क्या बोला है, ताकि हम सेल्फ रेलिएंट बने, आत्मनिर्भर बने, तो उसकी वजह से क्या किया गया, 68% ऑफ द कैपिटल प्रोक्यूरमेंट ऑफ द बजट, यानी बजट का 68% जो है वो किस में डाला जाएगा, डिफेंस सेक्टर में, ताकि क्या हम करें, डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज़ के लिए, मतलब जो हमारी खुद की यहाँ पे डिफेंस की इंडस्ट्री, चाहे प्राइवेट DRDO या किसी प्राइवेट सेक्टर के साथ जो है वो बना दे कोई इक्विपमेंट डिफेंस के रिलेटेड, तो ताकि हम क्या बन जाए, आत्मनिर्भर। उसके लिए कितना किया गया, 68% ऑफ योर कैपिटल प्रोक्यूरमेंट ऑफ योर बजट दिया गया, ठीक है, 68%। एजुकेशन सेक्टर में देखिए, एजुकेशन सेक्टर में क्या किया गया, एक स्कीम आई थी PM इलेक्ट्रॉनिक विद्या, है ना, उसमें क्या किया गया, यानी 1 क्लास 1 TV चैनल प्रोग्राम को एक्सपेंड किया गया। पहले क्या था इस के PM ई विद्या क्या है, 1 क्लास 1 TV चैनल, ओके, उसमें पहले 12 चैनल्स पे जो है क्लासेस जो है वो लगाई जाती थी। अब उन चैनल्स को कितना किया गया, 200 TV चैनल्स पे जो है इनको PM ई विद्या को जो है वो एक्सपैंड किया जाएगा, ठीक। दिस विल एनेबल ऑल स्टेट्स टू प्रोवाइड सप्लीमेंट्री एजुकेशन इन द रीजनल लैंग्वेज। इसमें ये कर देगी PM विद्या, ताकि फ्रॉम 1st क्लास टू योर 12th क्लास, ओके। तो आई होप कि आपको जो ये 2022 का एक तो पहले बैकग्राउंड और फिर 2022 का जो बजट है किसमें कितना दिया, क्योंकि मैंने आपको कहा इंफ्रास्ट्रक्चर एंड यूर इंफ्रास्ट्रक्चर एंड यूर डिजिटाइजेशन पे ज़्यादा जोर जो है वो दिया गया। और आपने देखा कि किस तरीके से जो है गति शक्ति मिशन जो है वो उसमें किस किस इंफ्रास्ट्रक्चर पे ज़्यादा जो है वो तवज्जो दिया गया। तो आई होप कि आपको अच्छे से समझ आया होगा। एंड वन मोर थिंग, देखिए इसमें आपको जो है सबसे ज़्यादा याद रखना है, थोड़ा अगर आप याद रखें कहीं कहीं पे किस किस पे एलोकेशन दिया गया और किस सेक्टर में जो है वो क्या किया गया, मेन हाईलाइट पॉइंट्स जो है अगर आप वो याद रखते हो और आपको एग्जाम में किसी भी तरीके से कोई क्वेश्चन पूछा जा सकता है तो आप वो आराम से जो है वो कर सकते हैं। तो अगर कोई भी क्वेरी हो तो आप प्लीज़ मुझे जो है वो कमेंट सेक्शन में बताइए, तो फिर हम उसको वो है फर्दर मैं आपको वहाँ पे जो है उनके आंसर जो है वो बता दूंगी। ओके, आई होप कि आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा। एंड ओके, फिर टेक केयर।